बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। मैं सिमरनजीत कौर लेके हाजिर हूं हिंदी समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर से टॉप पर, 76% रेटिंग, पिछली बार से 2% कम। बाइडेन 7वें और सुनक 15वें स्थान पर। अनंतनाग में आतंकियों और जवानों में 4 दिन से मुठभेड़ जारी। आतंकियों की तलाश में घेराबंदी, ड्रोन रॉकेट लॉन्चर से की जा रही बमबारी। 45,000 करोड़ की स्वदेशी रक्षा खरीद को मिली मंजूरी। 12 सुखोई प्लान, हवा से जमीन पर मार करने वाले ध्रुवास्त्र मिसाइलें खरीदी जाएंगी। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किया सवाल, कहा एडिटर्स गिल्ड के मेंबर्स पर दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध कैसे बनता है। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मोदी के बाद लिस्ट में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बसेट 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे और मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर तीसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज 48% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर हैं और इटली के पीएम जी मेलानी 42% रेटिंग के साथ 6ठे स्थान पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 27% रेटिंग के साथ 15वें स्थान पर आ गए हैं। इससे पहले जून 2023 में ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। उसमें भी पीएम मोदी टॉप पर थे, लेकिन पिछली लिस्ट की तुलना में उनकी रेटिंग 2% कम हुई है। पिछली बार उन्हें 78% अप्रूवल रेटिंग मिली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें स्थान पर थे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 12वें स्थान पर थे। डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने 14 सितंबर को ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर जारी किया है। ये अप्रूवल रेटिंग 6 से 12 सितंबर के बीच इकट्ठे किए गए डाटा के आधार पर दी गई है, जिसमें कई देशों के लोगों से बात कर ग्लोबल लीडर्स के बारे में अपनी राय जानी गई। इस लिस्ट में 22 देशों के नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें ज्यादातर G20 के मेंबर्स हैं। कश्मीर में अनंतनाग के गडुल कोकरनाग में चौथे दिन शुक्रवार को भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी रही। बुधवार को आतंकियों की गोली लगने से घायल जवान की भी मौत हो गई है। अनंतनाग में चल रहे एनकाउंटर में अब तक 4 शहीद हो चुके हैं। इनमें सेना के 2 अफसर, 1 जवान और 1 पुलिस अफसर शामिल हैं। अंधेरा होने पर शुक्रवार को ऑपरेशन रोक दिया गया, जो सुबह होते ही फिर से शुरू किया जाना है। 2-3 आतंकी राजौरी तक फैले पीर पंजाल के घने जंगलों में छिपे हैं। इनमें एक लश्कर तायबा का कमांडर उज्जैर खान है। इन्हीं आतंकियों के हमले में बुधवार को सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोंचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। 1 जवान भी शहीद हुआ है। इससे पहले मंगलवार को राजौरी में भी एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सेना का 1 जवान शहीद हुआ था। अनंतनाग के एनकाउंटर में सेना के कमांडोज के साथ ही स्निफर डॉग्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर आतंकियों को खोज रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सैन्य अफसरों का कहना है कि आतंकियों को 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया है। इन्हें कभी भी ढेर कर दिया जाएगा। आतंकियों ने मंगलवार को उस वक्त हमला किया था जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। इसी बीच बीते दिन कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोंचक का अंतिम संस्कार किया गया। मोहाली के रहने वाले कर्नल मनप्रीत का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भड़ोचिया में हुआ। वहीं पानीपत के मेजर आशीष धोंचक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिंजोल में किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट को गुरुवार को उनके पैतृक गांव बडगाम में सुपुर्दे खाक किया गया था। अनंतनाग में बुधवार 13 सितंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए न्यू चंडीगढ़ के कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भड़ोचिया में हुआ। यहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। 7 साल के बेटे कबीर ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। वह सैनिक की वर्दी पहने हुए था। आखिरी बार अपने पिता से उसने बस इतना ही कहा, पापा जय हिंद। शहीद कर्नल की अंतिम यात्रा को घर से 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगे। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित शहीद कर्नल मनप्रीत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। चंडीगढ़ से जब शहीद की पार्थिव देह भड़ोचिया लाई गई तो उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कर्नल मनप्रीत की पत्नी उनके ताबूत पर सिर रखे रोती रही। कर्नल की अंतिम यात्रा जिस रास्ते से गांव पहुंचनी थी, उसे गांव वालों ने खुद साफ किया। पार्थिव देह घर पहुंचने पर लोगों ने फूल बरसाए।
शहीद मनप्रीत सिंह 2003 में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। 2020 में वह कर्नल बने थे। उनके पिता अपनी रिटायरमेंट के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मी के तौर पर काम करने लग गए थे। उनकी मृत्यु जॉब के दौरान हुई थी, इसलिए शहीद मनप्रीत सिंह को छोटे भाई संदीप सिंह को नॉन टीचिंग स्टाफ में भर्ती किया गया था। वह अब भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ही काम करते हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की बीते दिन नई तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह के मुख्य दरवाजे की है। यह करीब 10 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा है। इसमें नीचे कमल का फूल है, बीच में सूंड उठाए हाथी और सबसे ऊपर स्वागत करती लक्ष्मी रूप महिला की तस्वीर को उकेरा गया है। दूसरी तस्वीर भी ग्राउंड फ्लोर की है। इसमें गुंबदों पर बनी भव्य नक्काशी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर की एक झलक है जिसे फाइनल टच दिया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर का काम 50% पूरा कर लिया गया है। टारगेट है कि दिसंबर तक इस फ्लोर के निर्माण को पूरा कर लिया जाएगा। 3 फ्लोर वाले राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार है। ग्राउंड फ्लोर पर 170 खंबे हैं। इस फ्लोर के सभी 14 दरवाजे भी बनकर तैयार हो गए हैं। ट्रस्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर में फिनिशिंग का काम चल रहा है। फर्श बनाया जा रहा है। खंभों पर देवताओं की मूर्तियों को उकेरा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के इन सभी कामों को नवंबर तक पूरा करने का टारगेट सेट किया गया है। मंदिर के दरवाजों की लकड़ी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से मंगवाई गई है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के सभी खंबे खड़े हो चुके हैं। छत डालने का काम भी जल्द शुरू होगा। राम मंदिर के साथ अयोध्या में 4 पथ बनाए जा रहे हैं, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और न्याय पथ। इनका काम भी दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि पथ को राम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। राम पथ के पहले फेज यानी नया घाट से उदया चौराहे तक का काम अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रानोपाली से लेकर बेनीगंज तक लगभग एक तरफ इस रोड को डामर से बनाया जा चुका है। रामपथ के निर्माण के काम में भी इसी बीच तेजी आई है। उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर अयोध्या में करीब 10,000 अतिथि और 2 लाख से ज्यादा राम भक्त पहुंचेंगे। इसके बाद रामलला दर्शन कार्यक्रम के तहत विश्व हिंदू परिषद के सभी 44 प्रांतों में रोज 25,000 राम भक्त रामलला का दर्शन करने आएंगे। भारत ने बीते गुरुवार को लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत 12 Su-30 MKI लड़ाकू प्लेन और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें ध्रुवास्त्र खरीदी जाएंगी। साथ ही डोनियर विमान का अपग्रेडेशन किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच मेक इन इंडिया पहल के तहत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में स्वदेशी रक्षा साजो सामान की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया कि इस खरीद में तीनों सेनाओं की ताकत और मार्ग क्षमताओं में इजाफा होगा। थल सेना के लिए लाइट आर्म्ड मल्टीपर्पज व्हीकल, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम, हाई मोबिलिटी व्हीकल तथा गन टोविंग व्हीकल खरीदे जाएंगे, जिसमें आर्टिलरी गन एवं रडार को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकेगा। डीएसी ने वायुसेना के डोनियर विमानों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसमें विमानों के सेवाकाल को बढ़ाया जा सकेगा और एक वक्त में ज्यादा विमानों को इस्तेमाल में लिया जा सकेगा। डीएसी देश में बने हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव में इस्तेमाल के लिए हवा से जमीन पर मार करने वाली ध्रुवास्त्र मिसाइल की खरीद को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा वायुसेना के लिए 12 सुखोई MKI विमानों की खरीद भी HAL से की जाएगी। नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वोपोत की खरीद को भी औपचारिक मंजूरी दी गई है। इससे समुद्र में नौसेना की संचालनात्मक ताकत में इजाफा होगा। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का समय है और हमें ऐसे उत्पादों में स्वदेशी कंटेंट को 50% से बढ़ाकर 60-65% तक ले जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने इस बाबत तीनों सेनाओं को प्रमुख तथा रक्षा सचिव व महानिदेशक को भी स्वदेशी कंटेंट बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि निपाह वायरस से मृत्यु दर 40 से 70% है। यह कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर की तुलना में काफी ज्यादा है। कोरोना से मृत्यु दर 2 से 3% है। ICMR ने यह भी कहा है कि केरल में निपाह वायरस क्यों फैल रहा है, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं है। इसी बीच केरल में निपाह वायरस का एक और संक्रमित मिला है।
इसको मिलाकर यहाँ कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6 हो गई है। ICMR के DG राजीव बैल के मुताबिक हमारे पास केवल 10 मरीजों के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोज मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को जब लैब्स में बनाया जाता है इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। ये कैंसर समेत कई बीमारियों के इलाज में मददगार होती है। बहल ने बताया कि हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बेस खुराक और मंगाई है ताकि संक्रमण की शुरुआत में ही मरीजों को दी जा सके। जानकारी अनुसार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के असर का परीक्षण नहीं किया गया है, केवल एक फेज का परीक्षण पूरा हुआ है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि प्रदेश में जिस वायरस की पुष्टि हुई है वह बांग्लादेशी वेरिएंट है। यह इंसानों से इंसानों में फैलता है। इस वायरस से मृत्यु दर अधिक है पर यह कम संक्रामक है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 मेंबर्स की गिरफ्तारी पर 2 हफ्ते तक रोक लगा दी है। इस मामले में बीते दिन सुनवाई हुई। साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता से जानना चाहा कि एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध कैसे बनता है। एडिटर्स गिल्ड ने 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 3 मई से हो रही हिंसा में अब तक 175 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 1108 घायल हैं, 32 अभी भी लापता हैं, जबकि 96 लावारिस लाशें शवगृह में रखी गई हैं। इम्फाल में बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IGP IK मुइवा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मणिपुर के इस चुनौतीपूर्ण समय में हम नागरिकों को विश्वास दिलाते हैं कि पुलिस, सुरक्षा बल और राज्य सरकार 24 घंटे उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं, नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, जो ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 CM में से 2 ही जनजाति से रहे हैं। आज के हिंदी समाचार में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।